तबाही में है, और सीरिया, लेबनान और वो इलाके जहां रोज बम फूट रहे हैं, तो वहां एक छोटे बच्चे के माध्यम से पूरे शहर को कैमरा कैप्चर करता है, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है, लोमहर्षक है। हालांकि उस फिल्म में वायलेंस के कोई भी उस तरह के दृश्य नहीं है, लेकिन आप उसमें कमाल की चीजें देखेंगे और कमाल के दृश्य देखेंगे, और उस तरह से, और वो एक एक डायलॉग है उस फिल्म में। वो बच्चा एक कोर्ट में केस करता है, और जज पूछता है कि तुम क्यों केस कर रहे हो, क्या तुम्हारा मामला है, मुकदमा क्या है। तो वो छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, 7-8 साल से भी छोटा, लगभग 6 साल का है, वो अपने माता पिता पर इस बात का मुकदमा करता है कोर्ट में कि उनके माता पिता ने उसको इस दुनिया में क्यों जन्म दिया। इस युद्ध और हिंसा से भरी हुई दुनिया में जन्म देने के लिए वो छोटा सा बच्चा मरता है अपने माता पिता पर। अद्भुत है। और उस फिल्म का नाम है कॉपर मॉम। कॉपर मॉम आपको गूगल में मिल जाएगा, वो शायद अवेलेबल भी होगी, नादा की। और जो तीसरा मैंने अरब से पता, तो उसमें मोहम्मद दियाब के बारे में बताया, इजिप्ट का मामला। इजिप्ट अजीब मामला था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया इजिप्ट के बारे में, आप देखिए कि इजिप्ट, मिस्र जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, मैंने यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से अल्लामा इकबाल की वो शायरी में आता है। उस मिस्र जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं जो 3-4 मानी जाती हैं, उनमें एक इजिप्ट की सभ्यता मानी जाती है। और आप देखिए कि उसमें एक मेसोपोटामिया, इजिप्ट और सिंधु घाटी सभ्यता और ग्रीक और रोमन, यही सब 3-4 सभ्यताएं हैं जो बहुत पुरानी सभ्यताएं मानी जाती हैं। मोहम्मद दियाब ने कायरो 678 नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिससे वो दुनिया भर में चर्चित हुए थे। और उससे भी पहले वो एक अल जजीरा नाम से उन्होंने एक गैंगस्टर बेस्ड फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, और वो बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और वो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण को लेकर वो फिल्म थी, कायरो 678। और इजिप्ट के देखे होस्ने मुबारक और उनकी तानाशाही और इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, वो सब डिटेल्स उस लेख में आपको मिल जाएंगे, और वैसे भी गूगल आपको बता देगा। लेकिन उस फिल्म का नाम है, जो मोहम्मद दियाब की फिल्म है, उसका नाम है द क्लैश। द क्लैश एक ट्रक है, और उसमें वहां के राष्ट्रपति थे, और उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, आर्मी थी, और बहुत तरह तरह के वहां गुट थे जो आपस में लड़ भिड़ रहे थे। और एक रात की कहानी है, जिस ट्रक में इन आंदोलनकारियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसको डिटेन किया हुआ है एक तरह से। और वो ट्रक काहिरा की सड़कों पर पूरा घूम रहा है, रात भर घूम रहा है। और जिस तरह से उसमें पहले तो वो उसमें एक एसोसिएटेड प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी है जिसका रिपोर्टर है, उसमें उसमें सारे औरतें हैं, मर्द हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, धार्मिक विश्वासों के लोग हैं, अलग अलग आर्थिक स्थितियों वाले लोग हैं। पहले तो वो सब को का विरोध करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और बाद में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। उसमें एक खौफनाक दृश्य है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसको पेशाब आ रहा है, और अब कैसे करें, उतनी भीड़ है, उसका क्या किया जाए। तो एक आदमी अपना चादर पर्दा बनाता है, तो औरतें उस पर्दे को दो तरफ से पकड़ती हैं, और तब वो लड़की को पेशाब करवाया जाता है। और एक तरह तरह से वो पूरी फिल्म है द क्लैश, आप लोग देख लीजिएगा, अद्भुत फिल्म है। तो वो इजिप्ट के फिल्म मेकर हैं जिनको बहुत आजकल नाम है, और उन्होंने खुलकर कहा, वो इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि पता नहीं आर्मी रूल और इस्लामिक कट्टरपंथ से बाहर इजिप्ट में कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी। वो उनकी उस फिल्मकार की चिंता का विषय वो है, इजिप्ट का। तो इस तरह से अरब सिनेमा है। और सऊदी अरबिया में अभी बहुत बड़ी फिल्में बनी नहीं है, और दूसरे मोरक्को में फिल्में बन रही हैं, जॉर्डन में बन रही हैं, और दूसरे भी जो उस तरह के देश हैं, अरब वर्ल्ड हैं, वहां फिल्में बन रही हैं। लेकिन इजिप्ट और एक टर्की, टर्की को मानते हैं कि एशिया और यूरोप का एक संधि स्थल मानते हैं उसको। मैंने इस्तांबुल में देखा था, इस्तांबुल में समुद्र के किनारे इस्तांबुल शहर है, और एक समुद्र में एक पुल है, और वो अजीबोगरीब है कि आप देखिए, पुल से उस पार जब जाते हैं तो इस्तांबुल का वो हिस्सा यूरोप में आता है, और पुल के इस पार आते हैं तो इस्तांबुल का
वो हिस्सा जो कि एशिया में आता है। और इस्तांबुल सबसे बड़ा मुस्लिम देशों में टर्की सबसे ज्यादा आधुनिक, प्रगतिशील और सुधारवादी माना जाता है। अतातुर्क कमाल पाशा उसके एक शासक हुए टर्की में, और उन्होंने, कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने एक डंके की चोट पर एक निर्णय लिया अपनी कैबिनेट में। उन्होंने कहा कि आज एक दिन था, वो दिन आप देख लीजिएगा, कि आज रात के 12:01 से पूरे टर्की की लैंग्वेज रोमन में लिखी जाएगी। वो अरबी में नहीं होगी, रोमन में लिखी जाएगी। और टर्की में कोई भी औरत बुर्का नहीं पहनेगी। ये दो महान निर्णय कमाल पाशा के थे, जिससे टर्की आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तुर्की का आधुनिकीकरण। तो टर्की के फिल्म मेकर हैं जिनको कान में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, उनका नाम है नूरी बिल्गे सेलान। नूरी बिल्गे सेलान बहुत लंबी लंबी बनाते हैं, और उनकी फिल्में देखते हुए कई बार आप सो जाएंगे, क्योंकि वो फिल्में वैसे ही, जैसे उनकी फिल्म जो बहुत चर्चित हुई वो थी विंटर स्लीप, और वो कहानियां, वो बहुत महाआख्यान करते हैं उसमें। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत धीरज के साथ उनको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा मानना है कि एशिया और अरब वर्ल्ड और ईरान और जापान, चीन, कोरिया, हम सब की, बांग्लादेश, और हमने सब, पाकिस्तान, हमने सबकी चर्चा कर ली। तो अब यहाँ से मैं बाकी अमेरिका और यूरोप की ओर चलूं, और बाकी कुछ और देशों की ओर चलूं, तो उससे पहले मैं एक रूस की चर्चा करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि रूस अपने आप में एक सेकेंड वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, तो उसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड में जैसे हम अमेरिका और विकसित देशों को, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और विकसित देशों को मानते हैं, उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड रूस एक अपने आप में, सोवियत यूनियन जो पहले था, अभी भी बहुत विशाल रूस है। मैं तो आई लव मास्को में, मुझे हर साल मास्को जाना अच्छा लगता है, और मास्को की सड़कों पर उस तरह से घूमते हुए मुझे पूरा का पूरा उसका इतिहास लगता है कि मेरे सामने चल रहा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में 1950, 40-50 के आसपास पैदा हुई एक पूरी की पूरी जनरेशन रशियन सिनेमा देखते हुए, रशियन किताबें पढ़ते हुए बड़ी हुई है। आप लियो टॉलस्टॉय को कौन भूल सकता है? वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना, पुनरुत्थान, इस तरह की। और कविताओं में मायकोवस्की को कौन भूल सकता है? उपन्यासों में जो बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए, तुर्गनेव का उपन्यास, दोस्तोयेवस्की का उपन्यास अपराध और दंड, और बाकी और जो देखिए जितने बड़े बड़े लेखक वहां हुए। मेरा दागिस्तान, हालांकि अब वो सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी उस समय था। रसूल हमजा, तो और बहुत सारे रूसी लेखकों को पढ़ते, एंटोन चेखव की कहानियां पढ़ते, उनसे तो विश्व में सबसे महान कथाकार उनको माना गया। और चेखव और दूसरे बहुत सारे, मैक्सिम गोर्की की द मदर, माँ, और कितने सारे उपन्यास और कहानियां, और ये सब हम पढ़ते हुए, निकोलाई गोगोल का इंस्पेक्टर जनरल। उसी तरह रूस का जो सबसे बड़ा थिएटर का सिद्धांतकार थे स्तानिस्लावस्की, उनके अभिनय सिद्धांत को हमारे थिएटर के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। तो रूस से हमारे भारत के भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन रूस में क्या हुआ, मैंने बताया था आपको कि जब 1895 में सिनेमा का आविष्कार हुआ पेरिस में, लुमियर्स ब्रदर्स ने किया, तो उसके 6-7 महीने बाद ही सिनेमा रूस भी पहुंचा, भारत भी पहुंचा, और इंग्लैंड भी पहुंचा, और अमेरिका भी पहुंच गया, और फिर वहां से सिनेमा की यात्रा शुरू होती है। तो रूस में, जिसको हम दो सबसे क्लासिक फिल्म मेकर्स को हम मानते हैं, बस का जिक्र करूंगा हिस्ट्री से, और बाकी दो का जिक्र करूंगा, तीन का, इस समय आधुनिक आज की दुनिया में उनका क्या महत्व है। एक तो है सर्जेई आइजेनस्टाइन, जिन्होंने पहली बार अपनी फिल्म 1925 में, उनकी फिल्म आती है बैटलशिप पोटेम्किन, और बैटलशिप पोटेम्किन में पहली बार एडिटिंग की, मोन्टाज शैली को उन्होंने इजाद किया था और उसमें इंट्रोड्यूस किया था। और वो मोन्टाज शैली का जो दृश्य है, उसमें एक ट्रॉली है जिस पर एक छोटा सा बच्चा है, और एक दूर बहुत लंबी सीढ़ियां हैं जो ऊपर से नीचे आती हैं, और उस सीढ़ियों से वो ट्रॉली हाथ छूट जाती है, और हाथ से छूट जाती है, और ट्रॉली लुढ़कती हुई नीचे जा रही है, और बच्चे को बचाना है। और इस दृश्य को में उन्होंने मोन्टाज टेक्निक का इस्तेमाल किया। सिनेमा के गंभीर पाठक और छात्र होंगे, मोन्टाज शैली क्या है, मोन्टाज टेक्निक क्या है। जैसे किसी जन के जंप कट का इस्तेमाल
ऑर्सन वेल 1941 में किया था पहली बार। तो ये सब टेक्निक्स हैं। तो सर्जेई आइजनस्टाइन को बहुत महान माना जाता है और फिल्म स्टडीज में उनको बहुत पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फिल्मकार हुआ उसका, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे फिल्मकारों के फिल्मकार हैं, वो इतने कलात्मक और विशाल फिल्में बनाते हैं स्टूडियो सेटअप में। उनका नाम है आंद्रे, या आंद्रे ही लिखते हैं, आंद्रे पढ़ते हैं। मैं हिंदी में जो अंग्रेजी का उच्चारण है साधारण वही मैं करूंगा, क्योंकि यदि मैं सही उच्चारण करूंगा तो समझ से बाहर होगी हम लोगों को, हिंदुस्तानियों के लिए। तो आंद्रेई तार्कोवस्की का नाम आता है, जिनकी बहुत सारी फिल्में, लेकिन आंद्रेई रूबलेव उनकी एक फिल्म है 60s में आई थी, बहुत महान फिल्म। और तार्कोवस्की को भी अपने अंतिम दिनों में रूस छोड़कर जाना पड़ा था, शायद स्टालिन की तानाशाही और रूस की कम्युनिस्ट तानाशाही के कारण, ऐसा कहा जाता है। जैसे बोरिस पास्टरनाक, जिनको नोबेल प्राइज घोषित हुआ था, और वो भी रूस छोड़कर भाग गए थे, और उन पर डॉक्टर जीवागो उनका नॉवेल था, और उस पर डेविड लीन ने बहुत उम्दा फिल्म बनाई है। उसी तरह तार्कोवस्की। लेकिन 1980 में एक फिल्म आती है, उसमें उस फिल्म का नाम है मास्को डजंट बिलीव इन टीयर्स। क्योंकि हम अक्सर बात करो, मैंने भी इस पर लंबा लेख लिखा था, मास्को जो एक शहर हुआ करता था। तो 1980 में वो जैसे तीन बहनें हैं, और उसमें चेखव की थ्री सिस्टर्स का जिक्र आता है। तो तीन सहेलियां हैं जो एक रूस के गांव में रहती हैं, और उनका सपना है कि मास्को जाएंगी एक दिन। एंटोन चेखव की थ्री सिस्टर्स में भी तीन बहनें हैं, और उनका भी सपना है कि मास्को जाएंगी एक दिन, क्योंकि मास्को उस जमाने में तमाम चमक दमक और सफलताओं और अवसरों से भरा हुआ शहर था। और मास्को इतना समृद्ध और इतना भव्य शहर था कि हर कोई वहां जाना चाहता था, कि वहां आते ही किस्मत बदल जाएगी। हालांकि चेखव की तीन बहनें नहीं जाती, वो अपने घुटे हुए जीवन में ही दम तोड़ देती हैं गांव में। लेकिन इस फिल्म मास्को डजंट बिलीव इन टीयर, जिनके फिल्मकार का नाम है व्लादिमीर मिनोशोव। व्लादिमीर मिनोशोव, व्लादिमीर पुतिन से शायद रिश्ता हो उनका या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन व्लादिमीर मिनोशोव की फिल्म, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। आप सोचिए, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म इन फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी, विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 1980 में मिला था। मैंने लिखा था अपने लेख में कि सिनेमा कैसे बाउंड्री को तोड़ता है। मुझे याद है, अभी भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और पराग नाम की मैगजीन बच्चों की टाइम्स की चलती थी, तो उसमें मास्को ओलंपिक का जोर शोर से जिक्र था। मास्को ओलंपिक का खबर 1980 में, मास्को ओलंपिक, भालू उसका प्रतीक चिन्ह था, और मास्को ओलंपिक हुआ था, और अमेरिका ने उसका बहिष्कार किया। और 1984 में 4 साल बाद जब लॉस एंजल्स ओलंपिक अमेरिका में हुआ, तो रूस ने उसका बहिष्कार किया था, क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था। लेकिन सिनेमा ने बहिष्कार नहीं किया, और सिनेमा की एंट्री गई ऑस्कर अवार्ड में व्लादिमीर मिनोशोव की फिल्म मास्को डजंट बिलीव इन टीयर्स, और वो फिल्म ने अवार्ड जीता। और वो तीन बहनें 1950-60 के दशक में मास्को आती हैं, वहां से स्ट्रगल शुरू करती हैं, और 80 तक वो फिल्म चलती है, और इतने लाइफ स्पैन में। और मास्को एक शहर कैसे बदलता है इन 20-25 सालों में, वो फिल्म में दिखाया गया है। और इस तरह से जो वहाँ वहाँ का शासन, वहाँ की चीजें, वहाँ का रोमांस, और वहाँ, तो मैंने दुनिया में बहुत लोगों ने मास्को डजंट बिलीव इन टीयर्स फिल्म को देखकर मास्को के बारे में जाना था, क्योंकि मास्को और रूस एक आयरन कर्टेन पॉलिसी थी उनकी चाइना की तरह, और बहुत से लोग भीतर आ जा नहीं सकते थे। अब आज के दौर में 1917 और 1918 में कान, बर्लिन, वेनिस और दुनिया के दूसरे सेंटर्स में उनके दो फिल्मकार, जिनमें से दोनों के बारे में कहा जाता है कि उनको देश निकाला है और रूस में नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने फिल्में बनाई है रूसी की। एक तो है आंद्रे जिग्न्याशेव। आंद्रे जिग्न्याशेव की फिल्म थी लवलेस। लवलेस बहुत चर्चित हुई थी, और लवलेस को ऑफिशियल ऑस्कर की एंट्री में भी भेजा गया था। और लवलेस में भी फिर वही समस्या दिखाई गई है कि रूस व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में एक ताकतवर राष्ट्र तो बन रहा है, लेकिन रूस के गांव और कस्बों में किस तरह से जीवन बिखर रहा है, किस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ रहे हैं, और किस तरह से माँ बाप अपने में इतने मगन हैं कि वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसमें एक अद्भुत दृश्य है
कि एक पति पत्नी किसी उत्सव में जाते हैं, किसी डिनर में शामिल होने, और उस डिनर में देखते हैं कि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। वो गेट टुगेदर है, मिलने जुलने के लिए डिनर रखा गया है, और उस डिनर में सब लोग अपने स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन में घुसे हुए हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता है। हम आपको अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं, टेलीफोन हमारे घरों में माँ, बेटा और पिता, 3 लोगों के पास फोन है, तो तीनों फोन ही पर एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। एक बच्चे और अभिभावकों के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच जिस तरह से संवादहीनता हुई है पूरी दुनिया में, वो लवलेस फिल्म में दिखाया गया। और बहुत कारुणिक फिल्म थी। लवलेस देखते हुए कलेजा फट जाता है। उसमें जिस तरह से बच्चे की हत्या होती है और बच्चे को की लाश को ढूंढने का उपक्रम होता है, और जिस तरह से अद्भुत फिल्म बनाई थी आंद्रेई जिग्नियाशेव ने। और एक है सर्जेई लोजनिक्स। सर्जेई लोजनिक्स ने पॉलिटिकल फिल्म बनाई, और उस फिल्म का नाम है डोनबास। डोनबास एक यूक्रेन, चेचेनिया, रूस और इन लोगों का जो युद्ध चल रहा है, उसका एक इलाका है जो नो मैंस लैंड भी कहा जाता है, और जहाँ यूनाइटेड नेशन है और कई राष्ट्रों की सेनाएं हैं। उस पर उन्होंने एक जिंदगी का नरक डोनबास में। ये 2 फिल्मकार रूस के बहुत चर्चित हुए हैं। अब हमें रूस से थोड़ा सा निकलना चाहिए, और यूरोप में आने से पहले मैं एक उड़ती सी निगाह अमेरिका पर डालना चाहूंगा, अमेरिकी सिनेमा की हिस्ट्री पर, और अमेरिका में अभी जो लोग मैटर कर रहे हैं, और अमेरिका, एक बात ये सब मित्रों आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो पैसे के मामले में जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वो अमेरिका में है। और अमेरिका में 3 तरह का सिनेमा बनता है। एक तो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स बनते हैं, जो कि 5-5 हजार करोड़ का कारोबार करते हैं। जैसे एक डिज्नी की फिल्म, डिज्नी और बहुत बड़े ये जो स्टार, और बहुत सारे स्टार को डिज्नी ने खरीद लिया है, सोनी, वार्नर ब्रदर्स, सोनी और डिज्नी, और बहुत सारी कंपनियां हैं अमेरिका की, फॉक्स स्टार स्टूडियोज, ये सब। वो कई हजार करोड़ लगाते हैं फिल्मों में, और कई हजार करोड़ कमाते हैं। तो हॉलीवुड तो एक है ही आपके सामने। हॉलीवुड ने इतनी बड़ी विज्ञान फंतासी बनाई, सब बनाई। दूसरा एक इंडिपेंडेंट सिनेमा वहां बहुत प्रसिद्ध है, जिसके नेता जिम जार्मुश हैं, और जिम जार्मुश ने एक इंडिपेंडेंट सिनेमा की वहां वो नेतृत्व किया और बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उसमें बहुत सारे फिल्में बना रहे हैं। और तीसरा हॉलीवुड की वो फिल्में जो रेलेवेंट हैं, जिनको हम सार्थक सिनेमा कहते हैं, जो केवल इंस्टेनमेंट नहीं है। तो अमेरिका में हम शुरुआत करते हैं जब साइलेंट एरा था, और अभी मैंने रंगभेद पर बात करते हुए, स्पाइक ली की बात करते हुए उस फिल्म की चर्चा की थी, और एक आर्टिकल में मैंने बताया था कि उसी फिल्म के बाद दुनिया भर में सेंसर बोर्ड पहली बार आया, क्योंकि सेंसर बोर्ड की अवधारणा 1915 तक थी नहीं, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं थी। और वही 1915 की फिल्म है, ये डब्ल्यू ग्रिफिथ की फिल्म है, बर्थ ऑफ नेशन। बर्थ ऑफ ए नेशन को देखने के लिए और बर्थ ऑफ ए नेशन जानने के लिए आपको 1861 के अमेरिका में जो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका का वॉर हुआ, सिविल वॉर जिसको कहते हैं, अमेरिका का पहला सिविल वॉर उसी समय हुआ था। और उसी सिविल वॉर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। और अब्राहम लिंकन की इसलिए हत्या कर दी थी, स्टीवन स्पीलबर्ग में लिंकन नाम से, आप देखिएगा, क्योंकि उन्होंने वहां के संसद में कानून पास किया था, और गुलाम प्रथा, कालों को गुलाम बनाकर जो रखने की प्रथा थी अमेरिका में, उसका उन्मूलन किया था। तो वहां उस समय एक, हालांकि वो संगठन तो 61 में नहीं बना, वो 65 में बना, उसको कहते हैं के कू क्लक्स क्लान। ये एक अमेरिकन संगठन था, फैनेटिक संगठन था, जो व्हाइट लोगों की सुपरमेसी में विश्वास करता था। जैसे हिटलर का संगठन था नाजी का, जो आर्यन की, ब्लड की शुद्धता में यकीन करता था, हिटलर का, जर्मनों का, और वो कहता था कि हम ही सुप्रीम है, बाकी जो हैं वो सब दोयम दर्जे के लोग हैं। तो क्लान जो थे, तो वो उस समय अमेरिकन सिविल वॉर में उनकी बड़ी भूमिका थी। और उसी पर फिर आगे चलकर ये क्लान के 3 दौर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, वो आर्टिकल मैंने लिखा है अभी, रंगभेद और अमेरिकन सिनेमा और ब्लैक क्लान्समैन, स्पाइक ली की फिल्म। तो उसमें बर्थ ऑफ ए नेशन के बाद वो फिल्म जैसे ही रिलीज हुई, पूरे अमेरिका के 11 प्रांतों में दंगे शुरू हो गए, क्योंकि उसमें जो क्लान्स थे
इनको ग्लोरीफाई किया था, माइथोलॉजिकल, जैसे देवताओं की तरह, देवता जैसे असुरों का संहार करते हैं हमारे यहाँ, उसी तरह से वहां बताया गया था कि क्लान ने ब्लैक लोगों का कैसे नरसंहार किया और महान अमेरिकी सभ्यता बनाई। क्योंकि साउथ अमेरिका एग्रीकल्चर बेस्ड था और एग्रीकल्चर गुलामों के बगैर हो नहीं सकती, कृषि व्यवस्था में गुलाम जरूरी थे उसमें, तो वो सब हुआ था। और उसके बाद गॉन विद द विंड एक और जो फिल्म आई थी, और वो 39 में फिल्म आई थी, 36 के उपन्यास के आधार पर। और उसके बाद 18 की फिल्म है स्पाइक ली की, ब्लैक फिल्म मेकर है स्पाइक ली, और ब्लैक क्लांसमैन, जिसमें एक वहां के लुजियाना प्रांत में एक कोलोरेडा स्प्रिंग शहर है, जहां की पुलिस में पहला एक जासूस खुफिया विभाग में काला ऑफिसर अपॉइंट होता है, और वो इस क्लान की साजिशों और गतिविधियों का भंडाफोड़ करता है। और उसमें बर्निंग क्रॉस दिखाया गया पहली बार। क्लान्स जो है ना, चर्च के क्रॉस को जलाते थे विरोध में, और उसके चारों ओर बहुत अद्भुत फिल्म है ब्लैक क्लांसमैन। उससे भी हम, आज समय कम है इसलिए ज्यादा उस पर प्रकाश नहीं डाल सकते, लेकिन स्पाइक ली को इस बार कान फिल्म फेस्टिवल ने जूरी का प्रेसिडेंट बनाया। इस बार तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगले साल भी वो शायद रहेंगे जूरी के प्रेसिडेंट। तो बर्थ ऑफ ए नेशन 1915 की फिल्म है। और 1915 से हम फिर आ जाते हैं चार्ली चैपलिन के दौर में, जबकि